आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आज हम शुरुआत कर रहे हैं मुग़ल प्रशासन। देखिए, मुग़ल जो राजनीतिक जीवन है उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। मुग़ल प्रशासन एक ऐसा पार्ट है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की 100% संभावना बनी रहती है। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% संभावना बनी रहती है। मुग़ल प्रशासन ये कोई 1 घंटे या 2 घंटे का चैप्टर नहीं है। लगभग इसमें 12 से 15 घंटे का ये एक तरीके से कंटेंट है। लगभग 12 से 13 वीडियो इसके अपलोड किए जाएंगे। तो मुग़ल प्रशासन में केवल प्रशासन शब्द का ही यहाँ अर्थ नहीं है। मुग़ल प्रशासन में कौन कौन सी व्यवस्थाओं का हमें अध्ययन करना है। इसी प्रकार फिर मुग़ल काल से संबंधित जो कला और संस्कृति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे स्थापत्य कला, चित्रकला हो जाएगी, आपकी संगीत कला हो जाएगी, भाषा एवं साहित्य हो जाएगा, मुग़लों की धार्मिक नीतियाँ क्या थी उनका भी अध्ययन करेंगे। तो ये मान लीजिए कि राजनीतिक जीवन से एक महत्वपूर्ण पार्ट है। राजनीतिक जीवन का अर्थ ये हो कि कौन से शासक ने कहाँ शासन किया था, कहाँ युद्ध, कौन सा युद्ध लड़ा था, कौन से युद्ध में पराजित हुआ, किसको पराजित किया गया, राजपूतों के प्रति नीति क्या थी, वो एक अलग पार्ट है, अलग बिंदु है। लेकिन इससे पहले यदि हम बात करें, मुग़ल प्रशासन में हमें डिटेल से अध्ययन करना है। मुग़ल प्रशासन की जो गतिविधियां थी, हम एक एक बिंदु के अनुसार इनका अध्ययन करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि मुग़ल प्रशासन में हमें क्या पढ़ना है। उन बिंदुओं को हम एक बार नोट कर लेते हैं। तो मुग़ल प्रशासन से संबंधित जो बिंदु हैं उनको देख लीजिए एक बार। मुग़ल प्रशासन, देखिए दोस्तों, तो मुग़ल प्रशासन में जैसे सबसे पहले हम बात करें, मुग़ल प्रशासन में एक तो स्वरूप क्या था। मुग़ल प्रशासन में स्वरूप क्या था, एक राजत्व का सिद्धांत क्या था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वरूप की, उसके बाद हम बात करेंगे मुग़ल राजत्व। राजस्व अलग आएगा, राजत्व। इसके बाद केंद्रीय शासन, केंद्र के बाद हम बात करेंगे प्रांतीय शासन। जैसे प्रांत को कहा जाता था सूबा। इसके बाद सरकार, सरकार को कहा जाता था जिला। इसके बाद है परगना, और इन दोनों के मध्य एक इकाई आएगी चकला अथवा चाकला। जो शाहजहाँ के समय की घटना है, चकला अथवा चाकला। और फिर आएगा आपका ग्राम। तो प्रशासन में केंद्रीय शासन, प्रांतीय, प्रांत को सूबा कहा जाता था। उसके बाद सरकार, सरकार को जिला कहा जाता था, फिर परगना, फिर ग्राम। इसके बाद हम बात करेंगे शासक वर्ग। शासक वर्ग, तो शासक वर्ग में भी हमें अध्ययन करना है। एक तो अमीर वर्ग, एक जमींदार, एक है जागीरदार। इनमें अंतर दिखाई देगा, जमींदार और जागीरदार में अंतर दिखाई देगा, वो आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। और एक इसी में हम बात करेंगे जागीरदारी संकट। मुगल काल में जागीरदारी संकट। इसी प्रकार मनसबदारी व्यवस्था,
मनसबदारी व्यवस्था। इसके बाद हम बात करेंगे सैन्य संगठन, मुगलों का सैन्य संगठन और भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था। तो ये जो सैन्य संगठन है इसमें भी अलग अलग पार्टों में अध्ययन करेंगे, जैसे पैदल सेना, अश्व सेना, हस्ती सेना, तोपखाना, इसके बाद नौसेना, इसके बाद जहाज निर्माण। तो ये जो बिंदु हैं इन बिंदुओं का हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शासन का स्वरूप क्या था, उसके बाद मुगलों का राजत्व का सिद्धांत क्या था, उसके बाद केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, प्रांतों को सूबा कहा जाता था, प्रांत सरकार में विभाजित थे, सरकार को जिला कहा जाता था, सरकार परगनों में विभाजित था और परगने ग्राम में विभाजित थे। तो ये सरकार और जो परगना है इसके बीच एक इकाई आएगी चकला या चाकला, जिसका जन्मदाता या जिसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, शाहजहाँ के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार हम शासक वर्ग का अध्ययन करेंगे। शासक वर्ग में आएंगे अमीर, जमींदार और जागीरदार, और मुगल काल में जागीरदारी संकट। मुगल काल में जागीरदारी संकट को सबसे पहले बताने वाले डॉक्टर सतीश चंद्र महोदय थे, जिन्होंने आधुनिक भारत का इतिहास भी लिखा है। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, यहाँ का सैन्य संगठन किस प्रकार का था, पैदल सेना, अश्व सेना, हस्ती सेना, तोपखाना, नौसेना, जहाज निर्माण और यहाँ की भू राजस्व व्यवस्था। इन सभी बिंदुओं का हमें अध्ययन करना है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे मुगल प्रशासन का स्वरूप क्या था। मुगल प्रशासन का स्वरूप क्या था, तो एक बार आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल स्वरूप। मुगल शासन का स्वरूप क्या था। पहला बिंदु है स्वरूप। ये जो मुगल शासन है ये अरबी, फारसी एवं भारतीय तत्वों का मिश्रण था। मुगल जो शासन है, मुगल शासन का जो स्वरूप है ये अरबी, फारसी एवं भारतीय तत्वों पर आधारित है, तत्वों का मिश्रण है। हम बिंदु के अनुसार चर्चा करते हैं। अरबी, अरबी, फारसी एवं भारतीय तत्वों का मिश्रण था। मुगल शासन का जो स्वरूप था वो अरबी, फारसी एवं भारतीय तत्वों का मिश्रण था। इसी प्रकार सैन्य शक्ति पर आधारित यह एक केंद्रीय अवस्था थी। सैन्य शक्ति पर आधारित केंद्रीय अवस्था थी। यानी जो स्वरूप था वो सैनिक शक्ति पर आधारित था। जो स्वरूप था सैनिक शक्ति पर आधारित था।
अरबी फारसी एवं भारतीय तत्वों का मिश्रण था। अरबी फारसी एवं भारतीय तत्वों का मिश्रण। सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीय यानी सर्वोच्च कौन होता था? केंद्र। केंद्र का अर्थ यहाँ क्या होगा? बादशाह। मुगल बादशाह ही सभी शक्तियों का स्रोत होता था। इसी प्रकार नियंत्रण एवं संतुलन का प्रभावी समायोजन देखने को मिलता है। नियंत्रण एवं संतुलन का प्रभावी समायोजन देखने को मिलता है। नियंत्रण एवं संतुलन, ध्यान रखना है, नियंत्रण एवं संतुलन का यहाँ प्रभावी समायोजन देखने को मिलेगा। नियंत्रण या संतुलन का अर्थ क्या हुआ? यानी एक जो बड़ा अधिकारी है वो अपने नीचे से अधिकारी के ऊपर नियंत्रण रखेगा और अंतिम जो नियंत्रण है वो बादशाह का होगा। अंतिम नियंत्रण किसका होगा? बादशाह का। मुगल राज्य एक धार्मिक राज्य नहीं था, ये जरूर याद रखना है आपको। मुगल राज्य एक धार्मिक राज्य नहीं था। मुगल राज्य एक धार्मिक राज्य नहीं था, यानी केवल यहाँ इस्लाम धर्म को ही मान्यता नहीं थी, अन्य धर्मों के लोगों को भी मान्यता दी गई थी। तो ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या मुगल राज्य एक धार्मिक राज्य था? नहीं, मुगल राज्य एक धार्मिक राज्य नहीं था। और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का जनक अकबर को माना जाता है। अकबर को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का जनक माना जाता है। ध्यान रखना है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? अकबर को। आरपी त्रिपाठी ने मुगल प्रशासन को तुर्क मंगोल राज सत्ता का नाम दिया। आरपी त्रिपाठी ने मुगल प्रशासन को तुर्क मंगोल राज सत्ता का नाम दिया। इन्होंने मुगल प्रशासन को तुर्क मंगोल राज सत्ता का नाम दिया। मुगल प्रशासन को तुर्क मंगोल राज सत्ता का नाम देने वाले विद्वान का नाम क्या है? आरपी त्रिपाठी। इसी प्रकार एक है जे.एफ. रिचर्डसन। जे.एफ. रिचर्डसन। जे.एफ. रिचर्डसन, इनके अनुसार देखिए इन्होंने क्या कहा? मुगलों की केंद्रीय सत्ता एक वास्तविकता थी। मुगलों की केंद्रीय सत्ता एक वास्तविकता थी। मुगलों की केंद्रीय सत्ता एक वास्तविकता थी। यह अच्छी थी या बुरी? यह अच्छी थी या बुरी, ये एक अन्य बात है या ये एक अलग बात है। ये एक अलग बात है। तो दोस्तों आप जो हम मुग़ल शासन का अध्ययन कर रहे हैं, मुग़ल प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं। आप इन्हें एक पृष्ठभूमि के रूप में तैयार कीजिए। हमें डायरेक्ट ये नहीं पढ़ना है कि केंद्र में कौन कौन से अधिकारी होते थे, प्रांतों में कौन अधिकारी होते थे। अभी हमें एक पृष्ठभूमि तैयार करनी है। आप आसानी से इन चीज़ों को क्लियर करते हुए चलिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो अरबी, फारसी एवं भारतीय तत्वों का मिश्रण था मुग़ल जो शासन का स्वरूप
स्वरूप है, अरबी फारसी भारतीय तत्वों का मिश्रण था, सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीय अवस्था थी, यानी केंद्र ही सर्वोच्च था, बादशाह ही सर्वोच्च था। आगे हम बात करेंगे, नियंत्रण एवं संतुलन का प्रभावी समायोजन देखने को मिलता है। इस प्रकार मुगल राज्य को एक धार्मिक राज्य नहीं कह सकते, मुगल राज्य एक धार्मिक राज्य नहीं था। अकबर को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का जनक माना जाता है। आरपी त्रिपाठी ने मुगल प्रशासन को तुर्क मंगोल राज सत्ता का नाम दिया। तुर्क मंगोल राज सत्ता का नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? आरपी त्रिपाठी। और जे.एफ. रिचर्डसन के अनुसार मुगलों की केंद्रीय सत्ता एक वास्तविकता थी, मुगलों की केंद्रीय सत्ता एक वास्तविकता थी, यह अच्छी थी या बुरी ये एक अलग बात है मुगलों की। तो इन्होंने ये कहा कि मुगलों की जो केंद्रीय सत्ता थी वो एक वास्तविकता थी, ये अच्छी थी या बुरी यह एक अलग बात है। इसी प्रकार सरकारी कागज का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण मुगल राज्य को पेपर स्टेट कहा गया। मुगल राज्य को क्या कहा गया? पेपर स्टेट कहा गया, कागजी राज्य कहा गया, कागजी राज्य, पेपर स्टेट। कागजी राज्य, या अपन इसे कह सकते हैं पेपर स्टेट। तो इसमें नोट करेंगे, सरकारी कागज का अधिक या अत्यधिक प्रयोग के कारण सरकारी कागज का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण मुगल राज्य को कागजी राज्य कहा गया। मुगल राज्य को क्या कहा गया? कागजी राज्य। इसी प्रकार प्रशासन की जो भाषा थी, प्रशासन की भाषा, राजकीय भाषा फारसी बनाने वाले कौन थे? अकबर। तो अकबर ने फारसी को प्रशासन की भाषा बनाया, अकबर ने फारसी को प्रशासन की भाषा बनाया, तो राजभाषा भी कह सकते हैं। अकबर ने फारसी को राजभाषा बनाया, अकबर ने प्रशासन की जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी भाषा को बनाया? फारसी भाषा को बनाया। इसी प्रकार बादशाह शक्तिशाली एवं अंतिम न्यायाधीश होता था। बादशाह शक्तिशाली व अंतिम न्यायाधीश होता था। बादशाह शक्तिशाली एवं अंतिम न्यायाधीश होता था। इसी प्रकार इन्होंने खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने खलीफा, जो धार्मिक गुरु होता है मुसलमानों का, खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। मुगल बादशाहों ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हम अध्ययन करेंगे बाबर पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की, पादशाह अथवा बादशाह की। बाबर पहला शासक था जिनके द्वारा बादशाह की उपाधि धारण की गई थी। इसके पश्चात देखिए एक शब्द है खाका-ए-शरीफा। खाका-ए-शरीफा, ये बादशाह का स्वयं का प्रतिष्ठान होता था। खाका-ए-शरीफा, खासा-ए-शरीफा, खासा, ये बादशाह का स्वयं का प्रतिष्ठान होता था। बादशाह का स्वयं का प्रतिष्ठान
बादशाह का स्वयं का जो प्रतिष्ठान होता था उसे खासा ए शरीफा कहा जाता था, उसे खासा ए शरीफा कहा जाता था। बादशाह के दो कर्तव्य थे। बादशाह के कर्तव्य, और पहला कर्तव्य था जहांबानी। जहांबानी का अर्थ होता है राज्य की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना। और दूसरा था जहांगीरी, अन्य राज्यों पर अधिकार करना। जहांगीरी, अन्य राज्यों पर अधिकार करना। अन्य राज्यों पर अधिकार करना। तो ध्यान रखना है, बादशाह के कितने कर्तव्य थे? दो कर्तव्य। जहांबानी, जहांबानी का अर्थ हुआ राज्य की रक्षा करना, जहांगीरी, अन्य राज्यों पर अधिकार स्थापित करना। और अकबर ने विभागों के बीच शक्तियों का विभाजन किया। अकबर ने विभागों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया था, शक्तियों का विभाजन किया था। तो दोबारा देखिए दोस्तों, हम मुगल प्रशासन में स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं। मुगल राज्य का स्वरूप क्या था उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एक बार पुनः देखिए, ये जो स्वरूप है मुगल शासन का, वो अरबी, फारसी एवं भारतीय तत्वों का मिश्रण था। अरबी, फारसी एवं भारतीय तत्वों का मिश्रण था। सैन्य शक्ति पर आधारित केंद्रीय अवस्था थी। सैन्य शक्ति पर आधारित ये एक केंद्रीय अवस्था थी। नियंत्रण एवं संतुलन का प्रभावी समायोजन देखने को मिलता है। नियंत्रण एवं संतुलन का प्रभावी समायोजन देखने को मिलता है। मुगल राज्य एक धार्मिक राज्य नहीं था। अकबर को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का जनक माना जाता है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? अकबर को। आरपी त्रिपाठी एक इतिहासकार हैं, आरपी त्रिपाठी। आरपी त्रिपाठी ने मुगल प्रशासन को तुर्क मंगोल राज सत्ता का नाम दिया। आरपी त्रिपाठी ने मुगल प्रशासन को तुर्क मंगोल राज सत्ता का नाम दिया। एक विद्वान है J.F. रिचर्डसन, इनके अनुसार मुगलों की केंद्रीय सत्ता एक वास्तविकता थी। मुगलों की केंद्रीय सत्ता एक वास्तविकता थी। यह अच्छी थी या बुरी, ये एक अलग बात है। यह अच्छी थी या बुरी, ये एक अलग बात है। सरकारी कागज का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण मुगल राज्य को कागजी राज्य कहा गया, पेपर स्टेट कहा गया। क्या कहा गया? पेपर स्टेट अथवा कागजी राज्य। अकबर ने फारसी को राजभाषा बनाया। बादशाह शक्तिशाली अंतिम न्यायाधीश होता था। इन्होंने खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। मुगल बादशाहों ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। खासा ए शरीफा बादशाह का स्वयं का प्रतिष्ठान होता था, जिसे खासा ए शरीफा कहा जाता था। बादशाह के दो कर्तव्य निर्धारित किए गए, एक है जहांबानी, राज्य की रक्षा करना, एक है जहांगीरी, अन्य राज्यों पर अधिकार करना। जहांबानी, राज्य की रक्षा करना, और जहांगीरी, अन्य राज्यों पर अधिकार करना। और अकबर ने विभागों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया था। अकबर ने शक्तियों का विभाजन किया। जो भी अलग अलग विभाग थे उनमें अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया गया था। ये कार्य किसके द्वारा, सबसे पहले किसके द्वारा किया जाता है? अकबर के द्वारा। तो ये था मुगल शासन का स्वरूप। इसके बाद हम बात करेंगे मुगल राजत्व, राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत क्या था? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुगल राजत्व। मुगल राजत्व, राजस्व और राजत्व में अंतर है। राजत्व का संबंध राजा की
स्थिति को दर्शाता है। राजत्व राजा की स्थिति को दर्शाता है, और राजस्व ये करों से, लगान से संबंधित है, भूमि कर से, भूमि व्यवस्था से संबंधित है। तो राजत्व और राजस्व में अंतर है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मुगल राजत्व। मुगल राजत्व जो शरीयत पर आधारित था, मुगल राजत्व शरीयत पर आधारित था, और मुगल बादशाहों ने स्वयं को जिल्ले इलाही माना। जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब। जैसे हुमायूं था, ये अपने आप को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, पृथ्वी पर खुदा का अपने आप को प्रतिनिधि मानता था। तो जो मुगल राजत्व है, इसका स्पष्ट जो उल्लेख है वो आईने अकबरी में मिलता है। मुगल राजत्व का स्पष्ट उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? आईने अकबरी में। तो आइए अब हम बात करते हैं मुगल राजत्व। मुगल राजत्व मुगल राजत्व देखिए, एक एक बिंदु के अनुसार हम इसका अध्ययन करते हैं। तो एक तो मुगल राजत्व शरीयत पर आधारित है, यानी इस्लामी कानून, इस्लामी कानून। शरीयत पर आधारित था। तो यहाँ शरीयत का अर्थ हुआ इस्लामी कानून। मुगल राजत्व किस पर आधारित था? शरीयत पर आधारित था। और मुगल बादशाहों ने स्वयं को जिल्ले इलाही माना। मुगल बादशाहों ने स्वयं को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब माना। मुगल बादशाहों ने स्वयं को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब माना। इसी प्रकार मुगल बादशाहों ने खलीफा की नाम मात्र की सत्ता को भी स्वीकार नहीं किया। तो इन्होंने खलीफा की नाम मात्र की सत्ता को भी स्वीकार नहीं किया। खलीफा की नाम मात्र की सत्ता को भी स्वीकार नहीं किया। बाबर पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की, और बाबर ने कहा था कि बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं है। तो बाबर ने कहा था, जैसे अपन यही नोट कर लें, बाबर ने कहा था बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं होता है। बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं होता है। यहाँ तक कि बादशाह की भाषा भी भाषाओं की बादशाह होती है। यहाँ तक कि बादशाह की भाषा भी भाषाओं की बादशाह होती है। भाषाओं की बादशाह होती है। दोस्तों हम दोबारा क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझ जाएंगे, समझने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार हुमायूं के राजत्व का जो सिद्धांत था उसके बारे में जानकारी कौन देता है? ख्वांदा मीर। इसी प्रकार बाबर ने राजत्व की नई अवधारणा का सूत्रपात किया। बाबर ने
राजत्व की नई अवधारणा का सूत्रपात किया, जिसका मूल तुर्क ओ मंगोल सिद्धांत था। तुर्क ओ मंगोल सिद्धांत था। तो ध्यान रखना है, बाबर पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की, और बाबर ने कहा था कि बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं होता है। बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं होता है। यहाँ तक कि बादशाह की भाषा भी भाषाओं की बादशाह होती है। बादशाह की भाषा भी भाषाओं की बादशाह होती है। इस प्रकार इन्होंने राजत्व की नई अवधारणा का सूत्रपात किया, जिसका मूल तुर्क ओ मंगोल सिद्धांत था। जिसका मूल कौन सा सिद्धांत था? तुर्क ओ मंगोल सिद्धांत था। हुमायूं के बारे में बात करें, ख्वांदा मीर। ख्वांदा मीर ने हुमायूं के राजत्व का प्रतिपादन किया था। हुमायूं के राजत्व का प्रतिपादन किया था। हुमायूं के राजत्व का प्रतिपादन किसने किया था? ख्वांदा मीर ने। तो हुमायूं स्वयं को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता था। तो एक तो ये बताता है ख्वांदा मीर के अनुसार, इसके अनुसार हुमायूं स्वयं को सौर परिवार में सूर्य, स्वयं को सौर परिवार है उसमें सूर्य तथा लोगों को ग्रह नक्षत्र व तारे समझता था। ये बताता है ख्वांदा मीर। तो हुमायूं के राजत्व का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ख्वांदा मीर के द्वारा। और ये बताता है कि हुमायूं स्वयं को सौर परिवार में सूर्य तथा लोगों को ग्रह नक्षत्र एवं तारे समझता था। तो स्वयं को तो सूर्य के समान और अन्य लोगों को ग्रह नक्षत्र एवं तारे समझता था। इसी प्रकार हुमायूं स्वयं को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता था। ये बादशाह को, हुमायूं की बात कर रहे हैं अपन, हुमायूं बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता था। खुदा का प्रतिनिधि मानता था। हुमायूं स्वयं को पृथ्वी पर खुदा का, या बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता था, और राजत्व को देवीय देन के साथ साथ निजी संपत्ति भी मानता था। राजत्व को देवीय देन के साथ साथ निजी संपत्ति भी मानता था। निजी संपत्ति भी मानता था। निजी संपत्ति भी मानता था जिसे वह चाहे दे सकता था। जिसे वह चाहे दे सकता था, वह किसी भी व्यक्ति को दे सकता था। जिसे वह किसी भी व्यक्ति को दे सकता था। तो राजत्व को देवीय देन के साथ साथ निजी संपत्ति मानने वाला, देवीय देन के साथ साथ निजी संपत्ति मानने वाला बादशाह कौन है? हुमायूं। और यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे वह किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं निजाम सक्का को इसने बादशाह बनाया था। निजाम सक्का को
जो भिश्ती था, निजाम सक्का को इसने बादशाह बनाया था। तो इनके अनुसार जो राजत्व है वो देवी देन के साथ साथ एक निजी संपत्ति भी है। वो क्या है? एक निजी संपत्ति। तो मुगल राजत्व का स्पष्ट वर्णन आईने अकबरी में मिलता है। आईने अकबरी में, आइन ए अकबरी में मुगल राजत्व का स्पष्ट वर्णन मिलता है। राजत्व का स्पष्ट वर्णन मिलता है। स्पष्ट वर्णन मिलता है। अबुल फजल ने कहा, अबुल फजल ने कहा, देखिए इन्होंने क्या कहा, राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है। राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसमें एक साथ हजारों गुण विद्यमान हो। हजारों गुण विद्यमान हो। और ये ध्यान रखना है, जो अबुल फजल था, अबुल फजल ने हुमायूं की तुलना अरस्तू से की है। अबुल फजल ने हुमायूं की तुलना किससे की? अरस्तू से। एक बार पुनः देखिए दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। आप ज़्यादा इसे डिफ़िकल्ट न माने, समझने का प्रयास कीजिए। एक दो बार आप इनको रिवाइज करेंगे, ये सारा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं मुगल राजत्व। हमारा जो बिंदु है वो है मुगल राजत्व। तो मुगल जो राजत्व है वो शरीयत पर आधारित था, यानी इस्लामी कानूनों पर आधारित था। बादशाहों ने स्वयं को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब माना। बादशाहों ने स्वयं को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब माना। खलीफा की नाव मात्र की सत्ता को भी स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं किया। खलीफा की नाव मात्र की सत्ता को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। बाबर पहला मुगल शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। और बाबर ने कहा था कि बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं होता है। बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं होता है। यहाँ तक कि बादशाह की भाषा भी भाषाओं की बादशाह होती है। बादशाह की भाषा भी भाषाओं की बादशाह होती है। बाबर ने राजत्व की नई अवधारणा का सूत्रपात किया जिसका मूल तुर्क और मंगोल सिद्धांत था। ख्वांदा मीर हुमायूं के राजत्व का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? ख्वांदा मीर। हुमायूं स्वयं को सौर परिवार में सूर्य तथा लोगों को ग्रह नक्षत्र व तारे समझता था। स्वयं को सौर परिवार का सूर्य व लोगों को क्या समझता था? ग्रह नक्षत्र तारे समझता था। यानी लोगों की जगह अपन यहाँ दरबारी भी लिख सकते हैं। दरबारियों को। इसी प्रकार हुमायूं बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता था।
राजत्व को देवीय देन के साथ साथ निजी संपत्ति भी मानता था, जिससे वह किसी भी व्यक्ति को दे सकता था। राजत्व को देवीय देन के साथ साथ निजी संपत्ति मानता था, जिससे वह किसी भी व्यक्ति को दे सकता था। उदाहरण के लिए इन्होंने निजाम सक्का को बादशाह बनाया था, निजाम सक्का को इन्होंने बादशाह बनाया। इसी प्रकार मुगल राजत्व का स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? अबुल फजल की रचना आईने अकबरी में। मुगल राजत्व का स्पष्ट वर्णन अबुल फजल की रचना आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल ने कहा था कि राजत्व ईश्वर का वह अनुग्रह है, राजत्व ईश्वर का वह अनुग्रह है या अनुग्रह है, एक अनुग्रह है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसमें एक साथ हजारों गुण विद्यमान हो। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसमें एक साथ हजारों गुण विद्यमान हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमें अकबर के बारे में, शाहजहाँ के बारे में, जहांगीर के बारे में, औरंगजेब, इन्होंने क्या क्या कहा है, क्या क्या विशेषताएं थी उनसे संबंधित, उनका अध्ययन करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक शब्द आता है विजारत। एक शब्द है विजारत। प्रशासन में बादशाह की सहायता के लिए जो मंत्री परिषद होती थी उसे विजारत कहा जाता था। तो एक शब्द है विजारत। विजारत प्रशासन में बादशाह की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसे क्या कहा गया? विजारत कहा गया। तो ध्यान रखना है, विजारत शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है? मंत्री परिषद के लिए। मंत्री परिषद के लिए विजारत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमने अभी चर्चा की कि मुगल राजत्व का जो स्पष्ट वर्णन है वो अबुल फजल की आईने अकबरी में मिलता है। तो अबुल फजल के अनुसार 2-4 वाक्य हैं, उनको भी देख लीजिए। अबुल फजल ने एक तो राजत्व की परिभाषा 2 प्रकार से दी है। अबुल फजल इनके बारे में देखिए। एक तो इन्होंने राजत्व की परिभाषा 2 प्रकार से दी है। इन्होंने राजत्व की परिभाषा दो प्रकार से दी है। इन्होंने राजत्व की जो परिभाषा है वो 2 प्रकार से दी है। देखिए, फर्रे इजदी, फर्रे इजदी, इसका अर्थ होता है पवित्र प्रकाश चक्र। पवित्र प्रकाश चक्र, फर्रे इजदी, इसका अर्थ क्या हुआ? पवित्र प्रकाश चक्र। और एक है रवा ए रोजी, रवा ए रोजी। नंबर 2, रवा ए रोजी। शासक एवं समाज के मध्य सामाजिक अनुबंध, इसका अर्थ क्या हुआ? शासक एवं समाज के मध्य, शासक एवं समाज के मध्य सामाजिक अनुबंध। तो अबुल फजल ने
राजत्व की जो परिभाषा है वो दो प्रकार से दी है। राजत्व की जो परिभाषा है इन्होंने दो प्रकार से दी है। एक है फर्रे इजिदी। फर्रे इजिदी का अर्थ क्या हुआ? पवित्र प्रकाश चक्र। और एक है रवा ए रोजी। रवा ए रोजी यानी शासक एवं समाज के मध्य सामाजिक अनुबंध। रवा ए रोजी का अर्थ क्या हुआ? शासक एवं समाज के मध्य सामाजिक अनुबंध। इसी प्रकार अबुल फजल ने बादशाह को खुदा का नूर व किरण माना है। अबुल फजल के अनुसार बादशाह, इसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, बादशाह खुदा का नूर व किरण है। इसके अनुसार एक तो इन्होंने क्या कहा कि बादशाह खुदा का नूर व किरण है। बादशाह खुदा का नूर व किरण है। इसी प्रकार इन्होंने कहा था, यानी अकबर को इन्होंने साहिब ए जमाना बताया, युग पुरुष। अकबर को साहिब ए जमाना यानी युग पुरुष कहा। अकबर को इन्होंने साहिब ए जमाना अथवा युग पुरुष। साहिब ए जमाना का अर्थ क्या होता है? युग पुरुष। इसी प्रकार अबुल फजल के अनुसार इसकी ईश्वर की दृष्टि में राजा से ऊंचा अधिकारी नहीं है। इन्होंने कहा था ईश्वर की दृष्टि में राजा से ऊंचा अधिकारी नहीं है। इन्होंने क्या कहा था कि ईश्वर की दृष्टि में राजा से ऊंचा अधिकारी नहीं है, और जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे देवी अनुग्रह का आनंद लेते हैं, और जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे इस देवी अनुग्रह का, इस देवीय अनुग्रह का आनंद लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर की दृष्टि में राजा से ऊंचा अधिकारी नहीं होता है। इसी प्रकार इन्होंने राज सत्ता को परमात्मा से फूटने वाला तेज बताया। राज सत्ता को परमात्मा से फूटने वाला इन्होंने राज सत्ता को परमात्मा से फूटने वाला तेज व विश्व प्रकाशक सूर्य की किरण बताया। विश्व प्रकाशक सूर्य की एक किरण बताया। तो अबुल फजल के बारे में 2-3 लाइनें हैं, ये याद रखनी है। एक तो इन्होंने राजत्व की जो परिभाषा है वो 2 प्रकार से दी है, फर्रे इजदी यानी पवित्र प्रकाश चक्र, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि मुगल राजत्व का जो स्पष्ट उल्लेख है वो हमें सबसे पहले अबुल फजल की रचना आईने अकबरी में ही मिलता है। और दूसरी परिभाषा दी इन्होंने रवा ए रोजी यानी शासक एवं समाज के मध्य सामाजिक अनुबंध। इनके अनुसार बादशाह खुदा का नूर व किरण है। अकबर को इसने साहिब ए जमाना यानी युग पुरुष कहा। इन्होंने कहा ईश्वर की दृष्टि में राजा से ऊंचा अधिकारी नहीं है, और जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो
या वे इस देवी अनुग्रह का आनंद लेते हैं। राज सत्ता को परमात्मा से फूटने वाला तेज व विश्व प्रकाशक सूर्य की एक किरण बताया था। अकबर, इसके बाद यदि हम बात करें, अकबर ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। अकबर ने, जैसे हम बात करें अकबर की, यहाँ अकबर तो एक तो इन्होंने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। अकबर ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की और इन्होंने सर्वप्रथम राजत्व को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य, सर्वप्रथम राजत्व में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना का सूत्रपात किया। ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो इसने अपने आप को क्या कहा, जिल्ले इलाही, तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की और सर्वप्रथम राजत्व में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना का इन्होंने प्रतिपादन किया था। इसी प्रकार अकबर ने, या अकबर के अनुसार ये जो बादशाह होता है खुदा की परछाई होता है, या खुदा की परछाई होने के कारण हम लेते कम हैं और देते अधिक हैं। अकबर ने क्या कहा, खुदा की परछाई होने के कारण खुदा की परछाई होने के कारण हम लेते कम हैं और देते अधिक हैं। हम लेते कम हैं और देते अधिक हैं। और इसी प्रकार अकबर ने अपने आप को कानूनों का सर्वोच्च घोषित करके बादशाह की स्थिति को और भी श्रेष्ठ बना दिया था। तो इसी प्रकार अकबर ने स्वयं को इस्लाम के कानूनों का, अकबर ने स्वयं को इस्लामी कानूनों का सर्वोच्च घोषित करके बादशाह की स्थिति को और अधिक श्रेष्ठ बना दिया, स्थिति को और अधिक श्रेष्ठ बना दिया। यानी इसने अपने आप को इस्लामी कानूनों का सर्वोच्च घोषित करके बादशाह की स्थिति को और अधिक श्रेष्ठ बना दिया। अकबर ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। अकबर को अबुल फजल ने साहिब जमाना युग पुरुष कहा और इसने सर्वप्रथम राजत्व में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना का सूत्रपात किया। और इन्होंने कहा, अकबर ने कहा कि खुदा की परछाई होने के कारण हम लेते कम हैं और देते अधिक हैं। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो अकबर था, अकबर फतेहपुर सीकरी में जो दीवाने खास है, दीवाने खास में विष्णु स्तंभ पर अपना सिंहासन रखता था ताकि लोग उसे पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि समझें। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं राजत्व की और अकबर की बात कर रहे हैं। अकबर फतेहपुर सीकरी
दीवाने खास के विष्णु स्तंभ पर अपना सिंहासन रखता था। सिंहासन रखता था ताकि लोग उसे पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि समझें। खुदा का प्रतिनिधि समझे। तो अकबर फतेहपुर सीकरी में जो दीवाने खास है वहाँ विष्णु स्तंभ है, विष्णु स्तंभ पर अपना सिंहासन रखता था ताकि लोग उसे पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि समझे। इसी प्रकार जहांगीर भी प्रकाश से प्रभावित था। जहांगीर भी प्रकाश से प्रभावित था। जहांगीर भी प्रकाश से प्रभावित था और उसने अपने नाम से मोहम्मद हटाकर नूरुद्दीन जोड़ा। जहांगीर ने अपने नाम से मोहम्मद शब्द को हटाकर नूरुद्दीन जोड़ा, यानी प्रकाश का स्वामी। तो अकबर के बाद यदि हम जहांगीर की बात करें, वो भी प्रकाश से प्रभावित था और इन्होंने अपने नाम से मोहम्मद शब्द को हटाकर कौन सा शब्द जोड़ लिया? नूरुद्दीन, जिसका अर्थ होता है प्रकाश का स्वामी। और जहांगीर ने अपने घोड़े का नाम नूर अस्प, देखिए जहांगीर ने क्या बदलाव किया। घोड़ा को क्या कहता था? नूर अस्प। नूर अस्प। इसी प्रकार हाथी को नूरे फील। हाथी को नूरे फील। और जो मापन की इकाई है उसे नूरे गज कहा गया। मापन इकाई, इसे क्या कहा जाता था? नूरे गज। तो अकबर के बाद यदि हम बात करें जहांगीर की, जहांगीर भी प्रकाश से प्रभावित था और इसने मोहम्मद शब्द को हटाकर नूरुद्दीन शब्द जोड़ा। इसका अर्थ होता है प्रकाश का स्वामी। जहांगीर ने घोड़े को नूरे अस्प कहा, हाथी को नूरे फील और मापन की इकाई को नूरे गज। इसी प्रकार शाहजहां भी देवी सिद्धांत से प्रभावित था। शाहजहां भी इसी प्रकार औरंगजेब ने स्वयं को पृथ्वी पर खुदा का अभिकर्ता माना। औरंगजेब ने स्वयं को पृथ्वी पर खुदा का अभिकर्ता माना। औरंगजेब परंपरागत मुस्लिम कानून, एक ही ध्यान रखना है, एक लाइन और नोट कर लेना। अकबर ने रूढ़िवादी इस्लामी सिद्धांतों के स्थान पर, अकबर ने, नोट कर लेना, अकबर में रूढ़िवादी इस्लामी सिद्धांतों के स्थान पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। सुलह ए
कुल की नीति अपनाई थी। अकबर ने रूढ़िवादी जो इस्लामी सिद्धांत थे उनके स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। इसी प्रकार जो औरंगजेब था वो परंपरागत मुस्लिम कानून हनफी विचारधारा में विश्वास रखता था। औरंगजेब इस्लामी कानूनों की परंपरागत हनफी विचारधारा में विश्वास रखता था। हनफी, ध्यान रखना है, ये शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। विचारधारा में विश्वास रखता था। यद्यपि जो औरंगजेब था वो इस्लामी कानूनों की परंपरागत जो विचारधारा थी उसका नाम था हनफी विचारधारा में विश्वास रखता था, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाबित जैसी धर्मनिरपेक्ष राजाज्ञाएं जारी करने में संकोच नहीं किया। फिर भी उसने जवाबित, ध्यान रखना है, जवाबित जैसी धर्मनिरपेक्ष राजाज्ञाएं जारी करने में संकोच नहीं किया। तो जो मुगल राजत्व है वो अकबर से शुरू होता है। मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है? अकबर से, क्योंकि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना का सूत्रपात किया था। अकबर फतेहपुर सीकरी के विष्णु स्तंभ पर अपना सिंहासन रखता था ताकि लोग उसे पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि समझे। जहांगीर भी प्रकाश से प्रभावित था और उन्होंने अपने नाम से मोहम्मद शब्द को हटाकर नूरुद्दीन जोड़ा, यानी प्रकाश का स्वामी। जहांगीर ने घोड़ा को नूरस्प कहा, हाथी को नूरे फील और मापन की इकाई नूरे गज। शाहजहां भी देवीय सिद्धांत से प्रभावित था। औरंगजेब ने स्वयं को पृथ्वी पर खुदा का अभिकर्ता माना। अकबर ने रूढ़िवादी इस्लामी सिद्धांतों के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई थी। औरंगजेब इस्लामी कानूनों की परंपरागत जो विचारधारा थी हनफी, यद्यपि इसमें विश्वास रखता था, फिर भी उसने जवाबित जैसे धर्मनिरपेक्ष राजाज्ञाएं जारी करने में कोई संकोच नहीं किया। तो दोस्तों ये था आपका मुगल राजत्व। तो हमने मुगल प्रशासन में दो बिंदुओं पर चर्चा की है। एक था आपका मुगल प्रशासन का स्वरूप क्या था और एक है मुगल राजत्व। तो इनको आप 2 या 3 बार रिवाइज कीजिए, आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा, अगला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, परगने का शासन और ग्रामीण जो शासन है। अभी मैंने जो बताया था आपको, तो हम प्रशासन से संबंधित जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों का अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।